roll। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.16। यहाँ से हमारी ट्रांसफार्मर की जर्नी स्टार्ट होती है। अभी डायोड का चैप्टर ही है, लेकिन ट्रांसफार्मर को बिल्डअप करने के लिए भी हम डायोड्स का ही इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से ये डायोड के चैप्टर में आता है। तो सबसे पहले है हमारे पास हाफ वेव ट्रांसफार्मर, हाफ वेव रेक्टिफायर कह लें। इसमें अब ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फिर फुल वेव होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हाफ वेव के बारे में। इसमें एक डायोड इस्तेमाल होगा। ठीक है, हाफ का मतलब यहाँ पे एक डायोड, जबकि फुल वेव का मतलब होगा वहां पे दो डायोड इस्तेमाल होंगे। तो इंशाल्लाह इसकी आपको समझ आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल है तो इसकी स्टेटमेंट जरा गौर से सुनिएगा। वो कहता है अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट विद अ 1 किलो ओहम लोड ऑपरेट्स फ्रॉम 120 वोल्ट आरएमएस एट 60 हर्ट्ज वैल्यू। ठीक है, वो क्या कहना चाहता है जी? वो कहता है एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है जो 1 किलो ओहम लोड को चलाने के लिए हमने क्या किया जी, उसे इनपुट दिया 120 वी आर एम एस की। ठीक है, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। इसमें अब फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है, बिकॉज जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें हमें फ्रीक्वेंसी भी सेट रखनी पड़ती है। ठीक है, आगे वो कहता है जी हाउस होल्ड सप्लाई थ्रू आ 12 टू 1 स्टेप डाउन। अब यहाँ पे बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते, ये 12 टू 1 का क्या मतलब है। ये बच्चे उन्होंने रेशियो दी हुई है 12:1, जो हमें मतलब के नंबर ऑफ कॉइल्स जो हमने मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए हमने वायर को लपेटा होता है ना कॉइल बनाने के लिए, ये उसकी रेशियो है कि 12:1 हमारे पास रेशियो है। ठीक है, तो आगे वो कहता है इट यूजेस सिलिकॉन डायोड। तो यहाँ पे डायोड कौन सा इस्तेमाल हुआ है? सिलिकॉन का। डेट कैन बी मॉडल टू हैव अ 0.7 वोल्ट ड्रॉप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो वैसे सिलिकॉन आपको पता है सेकंड नंबर पे आती है, कॉपर सबसे पहले नंबर पे, और गोल्ड तो सबसे मतलब के टॉपेस्ट नंबर पे प्रीशियस मेटल आता है। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया था कि इतना ड्रॉप आता है एक डायोड के मतलब के एक डायोड में इतना हमारे पास ड्रॉप आता है वोल्टेज का। बिकॉज उसकी वजह क्या है? क्योंकि ज्यादातर सिलिकॉन डायोड ही इस्तेमाल होते हैं। आगे वो कहता है व्हाट इज द पीक वोल्टेज। तो सबसे पहला हमारा काम होगा, हमने पीक वोल्टेज निकालने होंगे आउटपुट के, यानी कि आउटपुट वोल्टेज निकालने होंगे। इसकी शेप मैंने आगे नेक्स्ट पेज पे ड्रा की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ए यूज हमारी होगी, हमने पीक वोल्टेज निकालना है। दूसरे नंबर पे फॉर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द साइकिल डज द डायोड कंडक्ट। और वो मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा मतलब कि ये साइनोसाइडल की वेव होगी, बिकॉज इसमें एसी करंट डेवलप होगी। ये चीज आप जानते हो स्टूडेंट, एक ट्रांसफार्मर में से हमेशा एसी करंट फ्लो करता है। तो ठीक है, तो उसका वो कहता है कौन सा साइकिल होगा जिसमें हमारा डायोड वर्क करेगा। एक ऐसा साइकिल भी होगा नेगेटिव साइकिल या पॉजिटिव साइकिल, जिसमें हमारा डायोड जो होगा वो क्या होगा जी, कंडक्ट नहीं करेगा करंट, जैसा मैंने आपको प्रीवियस इसका सारा कंसेप्ट दिया था। तो जो नए बच्चे हैं वो प्रीवियस लेक्चर लेके इसका कंसेप्ट ले सकते हैं डायोड का। वैसे मैं आपको थोड़ा सा इसका टच करवा दूंगा। तो देखें आगे क्या कहता है जी, ये हमारी बी यूज हो गई। आगे व्हाट इज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, जी हमने वोल्ट आउटपुट वोल्टेज की एवरेज भी निकाल के देनी है, ये सी हो गया। उसके बाद डी यूज है हमारी के व्हाट इज द एवरेज करंट इन द लोड। तो एवरेज करंट भी हमने निकालने, अगर एवरेज वोल्टेज मालूम हो जाता है तो एवरेज करंट को निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो चले चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ और अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं और ये हमने शेप को ड्रा कर दिया है। तो आपके सामने है ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव में क्या होता है जी, हमारे पास एक डायोड लगा होता है और ये हमने इनपुट को मेंशन किया जैसा कि उसने लिखा हुआ था कि 120 वोल्ट आरएमएस है 60 हर्ट्ज पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉइल्स हैं, देखिए एक ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल की रेशियो है 12, जबकि सेकेंडरी कॉइल की रेशियो है 1। ठीक है, और यहाँ पे 10 वोल्ट आरएमएस ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, ये आइडियल डायोड लगा हुआ है और उसके आगे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और आगे हमारा लोड रेजिस्टर, जिसे मैंने आरएल का नाम नहीं दिया, चले मैं लोड रेजिस्टर आरएल लिख देता हूँ। और वी नॉट हमने फाइंड आउट करना है जी। तो देखें मैंने उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मेंशन कर दी है कि पीक वोल्टेज ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट सबसे पहली हमारी मतलब के फाइंड आउट करने वाली वैल्यू है, जिसे मैंने वी पीक से मेंशन किया है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा ही कि इनपुट की जानिब से जो हमें आरएमएस वैल्यू सेकेंडरी कॉइल पे मिल रही है वो कितनी है जी? इनपुट आरएमएस वैल्यू is equal to 10 volt
RMS। अब ये मुझे कहाँ से वैल्यू मिली, क्योंकि अक्सर बच्चे इस चीज़ को मतलब समझ नहीं पाते, बिकॉज उन्हें ये पता नहीं होता कि 10 VRMS कहाँ से आ गई है। तो स्टूडेंट यहीं पे मैं आपको बताऊंगा ये कैसे निकाली जाती है। बहुत ही मैं उस चीज़ को गलत मानता हूँ कि उस्ताद इसको मेंशन भी कर देते हैं और बच्चों को ये चीज़ बताते भी नहीं है। तो ये निकाली जाती है जिस तरह से, देखें यहाँ पे V2 वोल्टेज है, ठीक है, इस साइड पे हमारे V2 वोल्टेज है और ये थे V1 यानी जिन्हें VS से मेंशन किया गया है। तो V2 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है V2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ V1। तो n हमारा जो होता है वो बराबर होता है n2 डिवाइडेड बाय n1। तो यहाँ पे आप ये चीज मेंशन करके देखें, N2 हमारे पास देखें ये N1, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है N1 और ये है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल N2। तो आप इनकी वैल्यू इसमें पुट करके देखें, आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखें N की वैल्यू है N2 ओवर N1, तो N2 है 1 और 1/12 वैल्यू बन गई, ठीक है, यानी कि N2 ओवर N1 ये 1/12 हो गया मल्टीप्लाइड बाय V1। V1 कितना है 120। तो देखें 12 से गया और ये आ गया 10। तो इस तरह से ये वैल्यू निकलती है। मैं कोई पॉइंट छोड़ूंगा नहीं आपके लिए कि आप उसमें उलझ जाओ, इसी वजह से मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ। अब हमने क्या निकालनी है जी, पीक वोल्टेज ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट, यानी पीक वैल्यू देनी है। तो पीक वैल्यू को निकालने का जो फार्मूला होता है V पीक, वो बराबर होता है √2 टाइम्स ऑफ VRMS वैल्यू, ठीक है, ये होती है हमारे पास इसका फार्मूला। तो अभी अभी आपने देखा कि VP का जो वैल्यू है, VRMS वैल्यू है, वो है हमारे पास 10। तो यहाँ पे VRMS की जगह 10 पुट हो जाएगा। तो अब इसको मैं V2 RMS लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इससे थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे। V2 RMS ये मतलब कि ये जो वैल्यू निकली है ये है V2 RMS। ये वोल्ट RMS का मतलब तो ये है कि RMS में वैल्यू आई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो ही पुट होगी क्या आ जाएगा, ये 10 √2, ये 10 इधर पुट हो गया। तो 10 √2 आ गया। इसको अगर कैलकुलेटर पे हल किया जाए तो ये हमें देता 14.142 वोल्ट। तो 1 वोल्ट ही लिख दें या जितना आपका दिल चाहे, 142 ओवरऑल ही लिख देते हैं, 142 वोल्ट, ठीक है। अब ये वी पीक निकल आई है, यानी कि ए पॉइंट हमारा क्या हो गया जी, ए पॉइंट हमारा डन हो गया। तो ए पॉइंट अभी हमने ए पॉइंट को भी कहने के टच ही किया है, लेकिन बात यह है कि ए पॉइंट में उसने आउटपुट की बात की हुई है। स्टूडेंट यहाँ पे आउटपुट की बात है, लेकिन हमने इनपुट साइड पे अभी यानी कि जो सेकेंडरी को वोल्टेज मिल रहे हैं, देखे क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन और भी है, ये वी नॉट पीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने वी पीक डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, ये वी नॉट पीक है, बिकॉज उसने लिखा हुआ है आउटपुट, यानी आउटपुट साइड ये है, आउटपुट साइड ये है। ये तो सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है और आउटपुट वोल्टेज यहां से हमें मिलेंगे। तो उसने बोला हुआ कि आउटपुट की मुझे पीक वैल्यू निकाल के दो। तो अभी तो हमने प्राइमरी की सेकेंडरी पे जो वोल्टेज ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी पीक वैल्यू निकाली है। अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं, देखें पता क्या है, ये था चीज बांटने वाला, ठीक है, इसने वोल्टेज बांटे 120, जिसमें से कितने वोल्टेज इसने हासिल किए, 14.1 वोल्ट कह लें, 14 वोल्ट इसने ले लिए। अब क्या है जी, आगे एक डायोड लगा हुआ है और हमारा लास्ट में एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसके क्रॉस हमें वी नॉट मिलनी है। तो ये पीक वैल्यू है, तो पीक से पीक के ही वोल्टेज आगे मतलब के डिलीवर होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक दूध वाला आके क्या दे के आपको चला जाए, एक दूध वाला आपको सब्जी दे के चला जाए। तो इसके पास पीक वोल्टेज है तो ये पीक ही दे के जाएगा। तो अब ये है हमारे पास वी पीक, ठीक है। तो वी पीक से ही हमें वी नॉट पीक की वैल्यू मिलेगी। वो कैसे, देखें मैं यहां पे लिखता हूं वी नॉट पीक। अब मैं ये फाइंड आउट करने लगूं, इसको ऐसे ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं ताकि ये थोड़ा ना साइड पे लगे। अब देखें हमारी एजुज यहाँ पे हल होने लगी है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एजुज। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है जी, टोटल वोल्टेज है वी पीक, ठीक है, इतने वोल्टेज ट्रांसफर हुए हमें, मतलब कि इतना दूध लेके आया दूधी, ठीक है, इतना दूध लेके आया दूध देने वाला। आगे क्या हुआ जी, एक घर था आइडियल डायोड का, आइडियल डायोड के क्रॉस कितने वोल्टेज का ड्रॉप आता है, उसने बताया था हमें 0.7 वोल्ट का ड्रॉप। तो अगर इसमें से 0.7 वोल्ट ये ले लेगा डायोड, तो बाकी किसको मिलेंगे, बाकी सारे के सारे जो मतलब कि जो दूध रह जाएगा वो इसी घर में पहुंचेगा, मतलब कि आउटपुट तक पहुंचेगा। कैपेसिटर अपने अंदर कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं लेता, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, वो बस चार्ज को स्टोर करता है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा जी, देखें अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अगर टोटल में से, अब ये ऐसे या दो बच्चे हैं, एक बाप के दो बच्चे हैं, ये बाप है, ये दो बच्चे हैं, उसने क्या किया जी, उसने
जीरो इशारिया सात क्या कहना 70 रुपए इसे दे दिए हैं और 140 रुपए उसके पास टोटल थे। अब वो ये चीज़ चेक करना चाहता है कि मैं दूसरे बच्चे को कितने मेरे पास पैसे बचे हैं देने के लिए। तो उसने क्या किया, जिस बच्चे को उसने पैसे दिए वो वाले पैसे माइनस करके देख लिए। तो टोटल पैसे कितने थे हमारे पास जी, टोटल पैसे थे वी पीक जो के थे 14,142 माइनस जो उसने बच्चे को पैसे दिए हैं वो कितने हैं 0,7। तो आउटपुट तक कितने वोल्टेज पहुंचे ये हमें यहां से पता चलेगा। अभी इनको माइनस करके देखें, आपको आंसर दे देता है ये। तो 14,142 माइनस 0,7। अब ऐसे एक चीज़ है स्टूडेंट्स, जो इशारिये के बाद वाली नंबर होते हैं उनको 1 बाय 1 पढ़ा जाता है, लेकिन मैं इकट्ठा पढ़ रहा हूँ तो इससे ना इग्नोर कीजिएगा, ये मिस्टेक है। मैथ ब्रांड होने के बावजूद हम मैथ की गलती कर रहे हैं, लेकिन चले कोई नहीं चलता है। अब ये देखें ए जूस हल हो गया है, ये इतनी वैल्यू आई है पीक में। अब हमने क्या करना है, बी को हल करना है। बी चले फ्रैक्शन का साइकिल है वो बाद में बात करते हैं, बी जूस की बाद में बात करते हैं। अभी हम सी को हल करेंगे, एवरेज निकालेंगे आउटपुट वोल्टेज की। देखें आउटपुट वोल्टेज पीक में मिल गए, अब हमने एवरेज में निकालने हैं। तो एवरेज में कैसे निकालते हैं जी, उसका भी एक ही फार्मूला। देखें उसका फार्मूला जी हमारे पास वी एवरेज के, ये मैंने बी जूस इसे नाम दे दिया, सी जूस इसे लिखना था। चले बी के तौर पे आप जाने दे, कोई मसला नहीं है। इसको मैं बी प्राइम लिख देता हूँ, ठीक है। जिसको मैंने सी लिखा है उसे बी प्राइम लिखता हूँ और इसको बी प्राइम कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सी जूस को बी प्राइम बना दिया। तो वी एवरेज का निकालने का फार्मूला है हमारे पास 1/2 पाई इंटू वी पीक साइन ओमेगा टी माइनस वी डायोड साथ में डी ओमेगा टी। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये एक फार्मूला जिसे आपने याद रखना है, एवरेज वोल्टेज निकालने का एक फार्मूला ये जिसे आपने याद करना है, ठीक है। कि पीक वी पीक कौन से है, जो हमें सेकेंडरी वोल्टेज पे ट्रांसफर हुए मिले। और साइन ओमेगा टी इस वजह से है क्योंकि इसमें एंगल का भी रोल होगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने वो नहीं डाला, इंटीग्रेशन का साइन नहीं डाला। 0 से लेके पाई तक इसकी रेंज है, ठीक है। 0 से पाई तक रेंज है इसकी। अब स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ ये फार्मूला कहाँ से आया, और मतलब कि 0 से पाई तक ही इसकी रेंज क्यों रही और 0 से 2 पाई तक क्यों नहीं गया। अब देखें स्टूडेंट होता क्या है कि जब हमारे पास टोटल जो साइकिल होता है वो इस तरह से होता है। देखें इस तरफ ये और ये होता है 0 से पाई तक और आगे 2 पाई, ठीक है। ये एक पूरा मुकम्मल साइकिल होता है, पूरा मुकम्मल चक्कर। तो अब बात क्या है जी, आपका जो डायोड है ना वो पॉजिटिव साइकिल में ही कंडक्ट होगा, बिकॉज पॉजिटिव साइकिल में उसे पॉजिटिव वोल्टेज ट्रांसफर होंगे। और एक डायोड जो है पॉजिटिव वोल्टेज लेके ही फॉरवर्ड बायस्ड होता है और आगे करंट को फ्लो करने देता है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस में। तो जब करंट इसमें से गुजरेगी तो तब ही इसका साइकिल, मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट में आ सकेंगे। मतलब आउटपुट हमें सिर्फ इस साइकिल में मिलेगी, पॉजिटिव साइकिल में। पॉजिटिव साइकिल में हमारी आउटपुट आएगी, जबकि नेगेटिव साइकिल में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। मतलब कि हमारा 180 से 360 डिग्री तक डायोड क्या करेगा जी, रिवर्स बायस रहेगा, ऑफ रहेगा। कोई इसमें मतलब कि वोल्टेज क्रिएट नहीं होंगे लोड रजिस्टर में। तो यही चीज आपने यहां पे समझनी थी। तो 0 से पाई तक लिखने का यही हमारा मतलब है। अब वी एवरेज निकालते हैं जिनमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। ये फार्मूला जिसे आपने याद रखना है साइकिल निकालने का, यानी 1 आवर टोटल साइकिल, ठीक है, टोटल साइकिल। और वो साइकिल जिसमें आपका मतलब के डायोड कंडक्ट कर रहा है वो साइकिल आपने इंटीग्रेशन में लिखना है। और पीक वैल्यू जो आपको मतलब के सेकेंडरी कॉइल पे मिल रही है वोल्टेज की वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस जितने डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पे एक डायोड है तो 0.7 वोल्ट है, आगे डी ओमेगा टी, ठीक है। डी ओमेगा टी का मतलब है कि डी थीटा, ओमेगा टी को थीटा ही कहा जाता है, लेकिन आप इससे गुजारा कीजिएगा। तो 1/2 पाई, अब हम इसको हल करेंगे जी, ध्यान से देखिएगा, इनटू, अब मैं वैल्यूज पुट करता जाऊंगा। देखें वी पीक की क्या वैल्यू थी, 14.142। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये पीछे चला जाएगा 14.142। और इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी, साइन ओमेगा टी की, और साथ में आ जाएगा डी ओमेगा टी। मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूं, वी डायोड को अलग और इसको अलग।
और वी डायोड की जब बात करें तो ये बराबर थे 0.7 के, तो 0.7 पीछे हो जाएगा और डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगी डी ओमेगा टी की। बिकॉज उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई इसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है। लेकिन जो होता है ना हमारे पास स्टूडेंट इंटीग्रेशन, वो कभी कांस्टेंट टर्म को जीरो नहीं करती, वो उसको बढ़ावा ही देती है। तो देखें वी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 पाई, एज इट एज चल रहा है अभी तक। और जो साइन ओमेगा टी होता है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, उसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस काज ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा -14.142 काज ओमेगा टी। मतलब क्या है स्टूडेंट, थीटा। ओमेगा टी बराबर होता है थीटा के, लेकिन हम ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको क्या लिखते हैं, ओमेगा टी ही लिखा रहने दे चलेगा। अब इसकी आ गई हैं लिमिट्स, बिकॉज इसकी इंटीग्रेशन में लिमिट्स दी गई थी 0 से पाई तक। आगे इसी तरह से आप -0.7, यहाँ से भी हमें ओमेगा टी सिर्फ मिल जाएगा और उसके साथ लिमिट्स आ जाएंगे 0.7 ओमेगा टी और इसकी लिमिट्स 0 से पाई तक। आगे देखें स्टूडेंट्स, वी एवरेज इज इक्वल टू, आज हमने दूसरे चैप्टर को ख़त्म करना है, बस 3 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स, फिर हमारा दूसरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो 1/2 पाई, ठीक है स्टूडेंट, और इनटू देखें -14.142 और इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करने लगा। देखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, cos पाई माइनस cos 0 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी इसी तरह से होगा -0.7 इंटू ओमेगा टी की जगह ये वैल्यूज पुट हो जाएंगी पाई और 0। पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इसका फार्मूला है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बस कहानी खत्म है, इख्तिताम पे पहुंच चुकी है। cos पाई होता है -1 के बराबर और cos 0 बराबर होता है हमारे पास 1 के बराबर। तो ये -1 बन जाएगा -2। -2 को 14.142 से ज़रब 14 इससे ज़रब दे दें यार। अब क्या कह सकते हैं, बार बार मतलब कि दिमाग खराब कर रहा है ये। 2 से ज़रब दिया मैंने क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये अंदर आएगा 1/2 पाई इंटू ये आ रहा 28.28 और इसका क्या बनेगा जी, देखें ये सिर्फ पाई रह जाएगा। 0.7 को पाई से ज़रब दे सकते हो या आप इस तरह से कर सकते हो 0.7 और पाई को इस तरह से डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करके देख लो, तो ये आपको आंसर दे रहा है। देखें 2.19, ये मैं डायरेक्ट इसमें से माइनस करके देख लेता हूँ। 28 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 28.28 में से जो हमारा अभी अभी आंसर आया है, तो ये आ रहा है 26.08। अब 26.08 अपने आंसर को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 पाई के साथ, तो ये क्या दे रहा है 40.96। तो जी क्या हमारा मतलब कि आंसर ठीक आया है या नहीं, यही चीज़ हमने देखनी है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है थोड़ा सा मतलब कि मिसमैच हो रहा है। मैं अभी चेक करता हूँ कि कैलकुलेशन में गलती तो नहीं आ रही। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन में मसला आ रहा था, ये आता है 4.2 वोल्ट। ओवरऑल आप कैलकुलेटर पे पुट कीजिएगा क्योंकि 1 बाय 1 करेंगे तो वो थोड़ा मसला करता है, तो डायरेक्ट करें तो हमें टोटली आंसर मिल जाता है। वैसे 4.1 लिखना चाहिए लेकिन चले 4.2 भी हमारे लिए कोई मतलब के मसला नहीं ज़्यादा क्रिएट कर सकता, तो ये भी ठीक ही है। अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखें बी प्राइम जूस हल हो गई है, दिस विल बी डन। अब हम एवरेज करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज करंट कैसे कैलकुलेट होगी आप सब जानते हैं, जब हमारे पास एवरेज वोल्टेज आ चुके हैं तो एवरेज करंट को निकालना कितना मुश्किल काम है। देखें डी जूस हम हल करने लगे हैं। अगर एवरेज वोल्टेज आपके पास है, डायरेक्ट ओहम्स लॉ का फार्मूला लगाओ, एवरेज वोल्टेज को डिवाइड करवा दो लोड रजिस्टर के साथ, तो आपके पास एवरेज करंट की वैल्यू आ जाएगी। बिकॉज एवरेज वोल्टेज भी आउटपुट वोल्टेज के ही एवरेज हैं, ठीक है। तो अभी मैं स्टैंड को थोड़ा ऊपर करना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा जूम आउट होके नजर आ सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने मोबाइल तो चेंज कर लिया हुआ है, लेकिन अब मुझे लग रहा था शायद मोबाइल के कैमरे का मसला, बट दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रिंग लाइट।
इसकी लाइट का मसला, ये लाइट जो है ना कैमरे के रिजल्ट को ख़राब करती है, तो नेचर के कलर से ही इसका अच्छा मतलब कि रिजल्ट आता है कैमरे का, तो वो भी हम कर लेंगे इसका भी इंतज़ाम। तो देखें वी एवरेज की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4.2, जबकि लोड रजिस्टर था 1K का, तो बस वैल्यू पुट करो 4.2 डिवाइडेड बाय 1K, तो कितना आ गया जी 4.2 मिली एम्पेयर। दिस इज अवर एवरेज करंट एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज बी, विच इज फ्रैक्शन ऑफ साइकिल फॉर विच डायोड कंडक्ट। अब वो साइकिल जिसमें हमारा डायोड कंडक्ट करता है हमने वो मालूम करना है, जिसका नाम थीटा है, यानी कि थीटा ही एंगल की बात कर रहा है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ साइकिल का यही मतलब है, हमने थीटा उसे निकाल के देना है। तो देखो स्टूडेंट्स, बात यह है, इसका फार्मूला बनेगा हमारे पास वी पीक कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब देखें वी पीक इज इक्वल कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी डायोड, ये इसका फार्मूला होगा। यानी कि पीक वोल्टेज साथ में कॉज ऑफ थीटा का एंगल, ठीक है, और डायोड के वोल्टेज, ये इसका फार्मूला फ्रैक्शन ऑफ साइकिल इन फॉर विच डायोड कंडक्ट, ये उसका फार्मूला है। तो वी पीक हमारे पास कितने आए थे 14.142, कॉस थीटा एज इट एज आएगा बिकॉज थीटा हमने यहाँ पे मालूम करना, और वी डायोड, डायोड के वोल्टेज कितने थे यहाँ पे 0.7, तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा बराबर आएगा 0.7 डिवाइडेड बाय 14.142। तो इसको कैलकुलेट कर लें कितना आता है 0.7 डिवाइडेड बाय 14.142, तो ये आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.049, ठीक है 0.049। अब हमने मेन थीटा मालूम करना है, थीटा इधर ही रह जाएगा, उधर जाके cos का इन्वर्स हो जाएगा, तो cos इन्वर्स होते साल ही ये हमें एंगल की फॉर्म में वैल्यू दे देगा। देखें इसका मैं cos इन्वर्स लेता हूं अगर, तो ये मुझे दे रहा है, एक मिनट स्टूडेंट्स, 87.16 डिग्री, 87.16 डिग्री, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है ना, ये अभी थीटा की आई है, अभी हमें ये नहीं पता चला कि वो फ्रैक्शन का साइकिल क्या है जिसमें हमारा डायोड कंडक्ट करता है, ठीक है। उसको मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि हमने उसको परसेंटेज में लाना है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ साइकिल हमेशा परसेंटेज में निकलती है। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ये थीटा है, थीटा का मतलब है हमारे पास एक साइकिल है, हमने टू थीटा निकालना, क्योंकि हमें दो साइकिल चाहिए 360 डिग्री पूरा करने के लिए। क्योंकि आपने जरा स्टूडेंट्स ध्यान से देखा था, थीटा एंगल हमने ये देखा है जिसमें डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो डायोड कंडक्ट करता है 180 डिग्री तक। अब हम चाहते हैं कि हम दो साइकिल का निकालें, तो दो साइकिल का किस तरह से निकालेंगे, 180 डिग्री जमा 180 डिग्री जो कि 360 डिग्री बन जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप इस चीज को अगर नहीं समझ पा रहे तो इसका ये मतलब है कि थीटा की जो वैल्यू है ना वो है 180 डिग्री, ये इतना साइकिल है जिसमें हमारा डायोड कंडक्ट करता है, तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू से देते हैं तो ये कितना बनाता है। अब मैं आपको इसकी ना मेन पॉइंट बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आई मेरी बात की, मैं उनके लिए बताता हूँ क्या मतलब के चक्कर है इसका। ये क्वेश्चन थोड़ा है इस तरह का कि बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता। आती है इसकी वैल्यू स्टूडेंट 2 इंटू 87.16 डिग्री इज इक्वल टू 174.3 डिग्री। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है कंडक्शन एंगल। ये इसका नाम है, ठीक है, कंडक्शन एंगल। अब मैं आपको बताता हूं, टोटल एंगल था 360 डिग्री, एक पूरा साइकिल था, ठीक है, 360 डिग्री टोटल एंगल था, जिसमें हमें मतलब क्या क्या मिल रहा था, पॉजिटिव साइकिल भी मिल रहा था, नेगेटिव साइकिल भी मिल रहा था वोल्टेजेस का। लेकिन हमने क्या करना था, हमने वो एंगल निकालना था जिसमें हमारा जो डायोड था कंडक्ट कर रहा था। अब ये वही एंगल है जिसमें हमारा डायोड कंडक्ट कर रहा है, लेकिन हमें फ्रैक्शन में चाहिए, परसेंटेज की फॉर्म में। तो हम परसेंटेज में लाने के लिए यहां पे लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ साइकिल इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होगा स्टूडेंट्स, देखें इसका फार्मूला हमारे पास कंडक्शन एंगल अवर 2 पाई
मल्टीप्लाई बाय 100%। ये इसका फार्मूला है जिसे याद रखिएगा फ्रैक्शन ऑफ साइकिल का। तो कंडक्शन एंगल हमने अभी अभी निकाला 174.3 डिग्री, देखें ये हमारे पास है। इसको आपने डिवाइड करवाना है, आंसर अपने को 360 के साथ, यानी 2 पाई 360 बनता है। देखें कितना आ रहा है जी, 0.48। इसको 100 से अगर ज़रब देते हैं तो ये आ जाएगा 48.4। तो 48.4% हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।